नमस्कार, हिमाचल का दंगल देख रहे हैं आप ऐतिहासिक रिज मैदान से, जहां पर आज हम मौजूद हैं ये जानने के लिए कि आखिर हिमाचल की जनता के मन में चल क्या रहा है। ये वो जगह है जो तय करेगी कि अगली बार जो सलामी लेनी है वो कौन लेगा, कौन यहां पर आएगा। हिमाचल की जनता 12 तारीख को वोट डालने जा रही है। हर जिले में हम पहुंच रहे हैं, घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं नेताओं से, और ये जानने की कोशिश है कि आखिर हिम का ताज किसके सिर बैठेगा। आज का दंगल ऐतिहासिक रिज मैदान से 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि क्या कुछ इस वक्त यहाँ चल रहा है। गणेश दत्त, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत है। नरेश चौहान जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष, कार्यक्रम में मौजूद है, आपका स्वागत है। जेडी चौहान, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, आपका भी स्वागत है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दत्त साहब, ये बताइए, जो रिवाज की बात आप लोग बार बार कर रहे हैं उसमें दम कितना है और आखिर क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इतना दम है कि उसमें बम भी फूट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा का सहारा बने और कोविड के एक अंधकारमय कार्यकाल में, जिसमें सारे देश के अंदर कोविड का एक चारों ओर जो है एक त्रासदी फैली हुई थी, उसको जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक 100% डोज ही नहीं लगवाई, हर व्यक्ति की रक्षा की है, उसकी सुरक्षा कवच उसको दिया है। और दोनों डोज लगाने में हिमाचल प्रदेश देश के सभी राज्यों में से प्रथम आया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि जब यहाँ पर कोविड का काल चल रहा था और कर्फ्यू लगा हुआ था, तो जो यहाँ का मजदूर है, जो सड़कों पर काम करने वाला है और सवेरे रोजी रोटी कमा के शाम को रोटी खाता है, उसकी चिंता होनी चाहिए। तो उन्होंने 2 साल से अधिक समय से 2.5 साल तक अभी तक जो राशन मुफ्त में दिया है और उनको 2 समय का राशन, उनकी भूख मिटाई है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आज हिमाचल प्रदेश के जन के मन मस्तिष्क पर। मेरा एक सवाल है, इसमें मैं आपको रोका हूं बीच में। पहले आपकी सरकारें थी, धूमल साहब की थी, फिर वीरभद्र जी की थी, सब कोशिश करते थे, काम करते थे, लेकिन हिमाचल की जनता का मानस ये है कि वो बदल देती है सरकार। इस बार नहीं बदलेगी, इतने आश्वस्त क्यों है जब बागियों का मामला इतना उठा हुआ है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है और उनकी नीयत भी कुछ हिमाचल के प्रति कुछ अच्छी नहीं है। तो आज निश्चित तौर पर जनता ने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम उस रिवाज को बदलेंगे। जो 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा वाला जो एक प्रथा यहाँ चली हुई थी, उसके बाद जो है विकास बाधित होता था। जो एक सरकार की नीतियाँ थी, दूसरी उसको बदल देती थी। जो काम शुरू किए जाते थे, दूसरे बंद कर देते थे। तो इस बार जो काम चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहें और केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, सशक्त नेतृत्व है और हिमाचल प्रदेश के प्रति उनका एक बहुत बड़ा लगाव है, उसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल की जनता इस बार रिवाज बदलेगी, निश्चित तौर पर रिवाज बदलेगी। सर, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, चेहरे की दिक्कत है, क्योंकि वीरभद्र जी 6 दशक तक हिमाचल की राजनीति में थे, उनकी अनुपस्थिति में पहला चुनाव इतने समय में आप लड़ने जा रहे हैं, दिक्कत तो है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। रिवाज बदलना या सरकार बदलना लोकतंत्र में ये जनता के हाथ में। ये मुख्यमंत्री स्लोगन तय करेंगे, उससे सरकारें बदलेगी या रिवाज बदलेगा? सरकार बदलेगी, रिवाज बदलने की जरूरत नहीं है। कैसे? बिल्कुल बदलेगी। बाई इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने अपना मन बता दिया कि ये निकम्मी कमजोर सरकार ये जाएगी, निश्चित है। आज जो माहौल है प्रदेश के अंदर, जो फीडबैक है हमारे पास कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा, साफ तौर पे ये जो है 2/3 बहुमत की तरफ जा रही है। नेतृत्व की बात हो रही है, कह रहे आपके पास चेहरे नहीं, हमारे पास 1 से ज्यादा है। ये कहते हैं कि इनके पास 6 मुख्यमंत्री है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 1 नहीं 6 है। तो इसी में दिक्कत हो जाती है ना? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप सही समय आने दीजिए। चुने हुए लोग, पार्टी हाईकमान हिमाचल प्रदेश को चुना हुआ और बेस्ट चीफ मिनिस्टर देंगे। सर, आप बताएं, आम आदमी पार्टी हिमाचल इलेक्शन में कहां खड़ी है? क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं आप लोग दिख नहीं रहे। ये तो जरूर कहेंगे, क्योंकि इनकी चुले हिली हुई है। आप एक चीज बताइए, अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन डिक्लेयर किया, गुजरात में क्यों नहीं किया?
नहीं, वो तो चुनाव आयोग का काम है ना। चुनाव आयोग भी इनके इशारे में जो देश की एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग, ये के इशारे पे चल रहा है, फिर चुनाव का फायदा क्या? तो वही आप दिखाई दे रहा ना। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा आप वही बोल रहे हैं ना कि आप कहाँ खड़े हैं, क्यों डरे हुए हैं ये लोग, हमसे क्यों डरे हुए? गुजरात में डरे हुए, यहाँ डरे हुए। गुजरात में तो आपको पता है कि यहाँ से हिमाचल में खड़ा हूं सर, हिमाचल की बात गुजरात में नहीं खड़ा ना। मैं भी हिमाचल की बात कर रहा हूँ। हिमाचल में डरे हुए हैं ना बीजेपी कांग्रेस वाले, इसीलिए इन्होंने ये सांठ गांठ कर करके जल्दी ये इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। गुजरात में काउंटिंग की डेट एक रख दी और इलेक्शन की डेट वहां भी डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इससे तो आप साफ जाहिर हो। वहां डरे हुए हैं इसलिए डिक्लेयर नहीं की, और यहाँ डरे हुए इसलिए डिक्लेयर कर दी। क्लियर करिए। यस, यहाँ भी डरे हुए हैं, वहां तो डरे ही हैं। वहां तो आपको बताइए, क्योंकि झूठी घोषणाएं करने के लिए वहां गुजरात में अभी स्टैंड बाई में रखा हुआ है। ठीक है जी सर, डरे हुए हैं आप लोग? अब तो डरे तो यही लोग होंगे क्योंकि इनको तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं। ये कहते थे कि हम पंजाब के बाद हिमाचल में कुछ करके दिखाएंगे, और आज पंजाब के साथ बहुत सारी सीटें लगती है ना हिमाचल की। हाँ, इसीलिए इनको विश्वास हो रहा था। लेकिन वहाँ 3 महीने बाद ही जो जनता की स्थिति और वहाँ लोगों को जो फेस करना पड़ा है, और उसका परिणाम जो देखते हुए लोगों ने ये तय किया है कि ये पार्टी नहीं, ये केवल जो है शोशेबाजी करने वाले, झूठे नारे लगाने वाली, झूठा आश्वासन देने वाली और लोगों को एक मुफ्त का नारा दे करके ठगने वाली पार्टी है। ये विकास नहीं कर सकती, न ये देश के प्रति इनका कोई विश्वास है। आप भी डरे हुए हैं क्या? और जहाँ पे आम आदमी पार्टी जाती है, कांग्रेस के वोट कटते हैं, जैसे उत्तराखंड में देखा, कुछ % वोट ले जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आप डरे हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हमें पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं पे और जनता पे। इनका फैसला जब भी होता है और सही होता है, जो देश प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास। सीधा मुकाबला होता था ना आम आदमी पार्टी की एंट्री। आम आदमी पार्टी अभी बहुत लंबा सफर है, इनको चलने दीजिए, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है इनको। ठीक है। मुकाबला 2 दलों के बीच ही होगा, और मुझे तो लगता है कि गणेश जी की पार्टी अब मुकाबले से हटती जा रही है। अच्छा, गणेश जी वो कह रहे हैं उनके पास 6 दावेदार हैं, उनके पास बहुत बड़ी संख्या है। नेतृत्व नहीं है, एक पर विश्वास नहीं है, इसलिए 6 की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक नेतृत्व है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश में आज जयराम सरकार हमारा काम कर रही है और सारे प्रदेश का काम। बागी बताइए, बागी समस्या है क्या? उनकी चर्चा बहुत करती है कांग्रेस की, आप बागियों की वजह से घिर गए हैं। देखिए, बागी उनको एक लग रहा था कि हमें टिकट मिलेगा, और हर आदमी की इच्छा होती है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं जीत करके विधानसभा जाऊंगा। लेकिन जब पार्टी किसी का टिकट फाइनल कर देती है तो हाईकमांड का निर्णय अंतिम होता है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी संगठन पर आधारित पार्टी है और उस पार्टी के उम्मीदवार को जनता भी चुनेगी, और उनका जो एक बागी है धीरे धीरे वो सतह पर आ जाएंगे, ये हम मानते हैं। चलिए ठीक है, अब सतह पर आ जाएंगे, मैं आऊंगा एक बीच लोगों के बीच में चलते हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। रमेश जी, क्या कुछ हो रहा है? कुछ ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या कमी नजर आ रही है आपको? नहीं नहीं, मेरे को कमी नहीं, तो आप बताएंगे ना सर। मैं तो कह रहा हूँ, आपने भी देखा होगा शहर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। 8 में से पिछली बार 3 सीटें मिली थी शिमला जिले में, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मगर सरकार हमारी बनी थी। वो तो मंडी से बन गई ना सर। चलिए, मंडी भी मतलब हमारी मैं है। यही पूछ रहा मैं हूँ, तो इस बार शिमला जिले में क्या? शिमला जिले में हम सीटें जीत रहे हैं, सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी। चलिए, सरकार बनेगी, कुछ और दावे। सब पर्चा लेके बैठे हैं आप, क्या है आपके पर्चे पे? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। जोगिंदर सिंह, जी बताएं। मेयर का कर्मचारी हूँ, और मैं ये गणेश दत्त जी से कहना चाहता हूँ, 2007 में ये देखिए 2007 में इन्होंने निगम और बोर्डों को पेंशन देने का वायदा किया, ठीक है जी, हमने इनको सपोर्ट किया। और 2017 में फिर इन्होंने बोला और संकल्प पत्र ये निकाला 2017 में, ये देखिए। और फिर उसके बाद जो आजकल के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो उस वक्त चेयरमैन थे, और निगम और बोर्डों को इन्होंने पेंशन नहीं दी, और इनके हम 9 महीने से इनके पीछे लगे रहे। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने बिल्कुल हमारे को ना इनकार किया, ना 7, 17 तो इसमें 12 नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने भी कुछ कहा होगा ना आपको? इसने 12 वालों ने भी कुछ कहा होगा ना, इसमें 7 भी है, 17 भी है। 12 वाले को आप छोड़िए, लेकिन 12 वाले तो कोई बात नहीं है ना। 12 वालों ने इसमें इस तरह का घोषणा पत्र नहीं दिया, नहीं लागू किया। नहीं चलिए, लागू मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसमें 7, 17 है, 12 नहीं आता हुआ, तो जवाब दीजिए। ये 12 वाले हैं जिन्होंने आनंद शर्मा ने शिमला में आकर के कहा था हर घर से एक को नौकरी दूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज उस नौकरी की सूची हमें दे दें। उन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई समाप्त। जब हम आ रहे थे ना रास्ते में, तो हर जगह बोर्ड लगे हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। कांग्रेस के लगे कि पहली कलम से 1 लाख नौकरी। निश्चित तौर पर हमने 1 लाख नहीं, नहीं, कांग्रेस ने लगाया बोर्ड, पहली कलम से 1 लाख नौकरी देंगे।
हाँ, ये दे सकते हैं क्योंकि इनका ये गपोड़ संख्य हैं। गपोड़ संख्य से 1 लाख मांगो, कहेगा मैं 5 लाख दे दूंगा। ये कहेगा 5 लाख, वो कहता मैं 10 लाख दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी आज एक गपोड़ संघ की भूमिका में है। 15 लाख पे देखिए, आप लाख की बात करते हैं, लोग वहां पहुंच हाँ, मैं ही कहता हूँ आज तो गपोड़ संघ है, ये सारा उसी तरह कर रहे हैं। ये इस वक्त असली मुद्दे ये है कि प्रदेश में 5 साल का जो कार्यकाल भाजपा का और इनके मुख्यमंत्री का रहा, ये इनका वक्त है कि प्रदेश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड बताए, किस वर्ग के लिए क्या किया, किसानों के लिए, बागवानों के लिए। सरकारी मुलाजिम 1 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे हमसे बात कीजिए, चाहे ओपीएस वाले हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे पेंशनर्स हैं, हर आदमी की अपनी समस्या है। क्या इनकी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने उनको एड्रेस किया? 1 साल तक विधानसभा का घेराव धर्मशाला में, विधानसभा का घेराव शिमला में, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में धरने। 1 साल से मुख्यमंत्री अपने सरकारी मुलाजिमों से बात नहीं कर सकते। तो ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? बात क्यों नहीं हो पाई सर? इनका जो आरोप है निराधार है। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जो भी कर्मचारी यूनियनें आई, उन्होंने आवेदन किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। सभी संगठनों को मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और उनकी यथासंभव जो मांगे हैं पूरी की हैं। यहाँ तक कि जो कर्मचारियों का विरोध नहीं है, अभी खत्म हो गया मालूम? निश्चित तौर पर कर्मचारियों का कोई विरोध नहीं है। ये जो कुछ मुद्दे खड़े किए हैं ये कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस उनको भड़का रही है। 7 और 17 वाला पर्चा लेके बैठे, ये कांग्रेस इनको भड़का रही है। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही, क्योंकि हमारे पास केंद्र का नेतृत्व तो प्रदेश की सरकार है। दोनों मिलकर के हमने कहा है कि कर्मचारियों की जो मांगे बाकी बची हैं उसको हम ही पूरा करेंगे। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है। चलिए, कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है, आपने सुन लिया दोनों को। बिल्कुल, देखिए जो गणेश चौधरी बोल रहे हैं, स्पोक्स पर्सन पार्टी के, बीजेपी पार्टी के, इनके ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वहां पे कार्रवाई में कहा था कि ओपीएस और एनपीएस के बारे में, ओपीएस के बारे में कहा था कि सारे कर्मचारी इलेक्शन लड़ें तब उनको ओपीएस बहाल होगा उनका। क्या 68 सीटों में 1.5 लाख कर्मचारी आ सकते हैं? 68 सीटें हैं ना हिमाचल प्रदेश में, 68 आएंगे जीत के, बाकियों को 1.5 लाख कर्मचारियों को कैसे पेंशन देंगे? मैं ये इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि भाई अगर इलेक्शन लड़के ही पेंशन मिलनी है तो कर्मचारियों से वादे क्यों करें, झूठे वादे क्यों करें? और साथ में कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में ओपीएस डाला हुआ। अरे इन्होंने तो बंद किया, कांग्रेस ने 2003 में सबसे पहले 2004 में साइन किए ओपीएस में, और इन्होंने बंद, बीजेपी ने शुरू किया। यहाँ पूरे देश में बीजेपी ने इस ओपीएस के बारे में नोटिफिकेशन की और यहाँ इंप्लीमेंट सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने की। राजा बीरबल सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। आप ये पूछिए इन दोनों से कि अब कैसे करना चाहते हैं, इनके पास क्या रोड मैप है, कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है और बीजेपी के पास क्या रोड मैप है ओपीएस के बारे में? ये पेंशन की टेंशन है सर, ये ओपीएस बड़ा मुद्दा है, घिर गया आप शब्द। देखिए, ओपीएस निश्चित तौर पर मुद्दा बना है, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन ओपीएस जो है 2004 में लागू हुआ। केंद्र सरकार ने एक यूनिफॉर्म जो है पेंशन पॉलिसी बनाई और उसे सभी प्रदेशों की सरकारों की कंसेंट मांगी, और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने सबसे पहले उसको ओपीएस की कंसेंट दी और उसको राजा वीरभद्र सिंह जी ने लागू कराया। और उसके बाद जो आपने देखा होगा कि 2004 से 2022 में 18 साल का गैप है। तो मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि 18 साल बाद ये एकदम इशू कहां से खड़ा हो गया। हम ओपीएस में जहां तक कर्मचारियों की बात आई है, हम चाह रहे हैं, सरकार ने एक कमेटी बना दी है, उस कमेटी की रिपोर्ट पर और केंद्र और हिमाचल प्रदेश की सरकार की सहमति के बाद हम प्रिंसिपली एग्री कर गए हैं कि हम ओपीएस लागू करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। और उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमारे कर्मचारी भाइयों को। आप सभी कह रहे हैं लागू करेंगे, सारी पार्टियों ने कह दिया, लेकिन आप, जब मैं ओपीएस की बात किसी भी नेता से करता हूं वो कहता है कि बंद सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। सवाल कांग्रेस का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जैसा अभी ने कहा कि प्रदेश के, पूरे देश के लिए एक फैसला हुआ था, उस वक्त कर्मचारी भाइयों से मेरी खुद भी चर्चा हुई है जो आज इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि उस वक्त के हिसाब से हमको लग रहा था कि ये शायद आने वाले समय में ठीक रहेगा, लेकिन जब हम रिटायरमेंट पे पहुंच रहे हैं, अब हमको जो पेंशन है 2000-2500 रुपया महीने का मिल रहा है। अब आप बताओ, पूरी जिंदगी सरकार के साथ काम करने के बाद जब आपको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना है, जब आपको बुढ़ापे में पेंशन की जरूरत है, तो आप 2-2500 रुपए से वो नहीं हो सकते। ये बात ठीक हो गई, मैं ये नहीं कह रहा। आपने ओपीएस को मुद्दा बनाया,
सरकार इस मुद्दे पे एक तरह से घिरी भी, लेकिन जब वो ये कहते हैं प्रचार में जाकर कि उसे बंद वीरभद्र सिंह की सरकार में किया गया था, तो उसका डिफेंस क्या है आपके पास? वो ये पब्लिक के बीच में बात जा रही है ना? बिल्कुल नहीं, उस वक्त पूरे देश में हुआ था, केवल हिमाचल ने नहीं ये कह रहे किया। सबसे पहले ये हुआ। नहीं, सुनिए आप पूरी बात जानिए इसको। आज हम कह रहे हैं और हमारी सरकारों ने किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट किया और लागू किया है पेंशन को। हम यहाँ भी करेंगे, आपको इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। भाजपा के लोगों को शंका है कि इस बात पे उनका जो है बोरी बिस्तर पैक होने वाला है। तो हम इस बात पे हमारी गारंटी है अपने प्रदेश के भाइयों को, एम्प्लॉइज को, ओपीएस वालों को, कि हम इस काम को करेंगे जो हमारी सरकारों ने, कांग्रेस ने राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में हम इस करके इस काम। मैं गणेश जी आता हूँ। क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसी जगह है रिज मैदान जहाँ पर हिंदुस्तान के हर कोने का आदमी आया होगा इस वक्त, साथ ही साथ हिमाचल के लोग भी होंगे। आप में से कौन है हिमाचल से जो कुछ कहना चाहता हूँ? जी, कुछ कहना चाहते हैं? कोई सवाल? सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, बताइए, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? जी बताएं, क्या कुछ हुआ है? कुछ बदला है आपके लिए? कुछ बेहतर हुआ है? कुछ हद तक तो हुआ है, पर लेकिन जो ओपीएस की बात कर रहे हैं, ओपीएस मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा मुद्दा है। ओपीएस का कितने % है ओपीएस लेने वाले, कि वो बोर्ड में कन्वर्ट कितना होता है कितना नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट है, वो क्षेत्र के अनुसार वो लीड करता है कि अपने एरिया से उसके पास कितने एम्प्लॉयज है जो ओपीएस को टारगेट कर रहे हैं। वो मैं नहीं समझता 5% भी मुश्किल से हो गए। मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा ओपीएस का नहीं है जहाँ तक ख्याल है। हाँ, रही बात सम्मान की, तो सम्मान तो एक एम्प्लॉयज है चाहे अनएम्प्लॉय है, आफ्टर 60 एज के बाद जो भी है वो सबको पैसे की, पेंशन की जरूरत रहती है। या तो ओपीएस ऐसा हो कि भाई टोटल खत्म, विद लीडरों का भी खत्म हो। एमएलए है जो भी, एमपी है जो भी, तो सारे वादा कर रहे हैं ना देने का। नहीं देने का तो क्या मतलब है? अब एक बार एमएलए बन गया, एक बार ये ओपीएस, उसको पेंशन एक बार होगी, दूसरी बार होगा, डबल हो गया। ये तो टोटल खत्म होना चाहिए ना, पेंशन सिस्टम ही खत्म कर दो, एम्प्लॉयज का भी खत्म करो और नेताओं का भी खत्म करो। ये बहुत बड़ी बात है, एम्प्लॉइज का भी खत्म करो, नेताओं का भी खत्म करो। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था यहाँ से? जी हाँ जी, और कौन? हाँ आइए, बताइए। देखिए, क्या नाम है? मेरा नाम केशव वर्मा है और मैं ठेऊ का रहने वाला हूँ। हाँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ओपीएस की चल रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ये ओपीएस का मुद्दा चल रहा है ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, पहले ये सरकारी कर्मचारी जितने भी वो बोलते हैं कि देश को हम पाल रहे हैं, देश को हम बना रहे हैं, ठीक है, देश इन्हें उल्टा बना रहा है, ठीक है, देश इनकी उल्टी सेवा कर रहा है, ठीक है। जब ये सरकारी कर्मचारी होते हैं तो करोड़ों रुपया उन्हें 40, 30 या 35 साल की नौकरी होती है, तो करोड़ों रुपया सरकार इन्हें नौकरी के रूप में देती है ना। तो उसके बाद जब ये रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो इनके बैठे बैठाए फिर करोड़ों रुपया चाहिए, बैठे बिठाए, ठीक है। हम आम जनता है यहाँ पर, ठीक है, जो 400 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं ना सर, यहाँ से जब शिमला से ठेऊ के लिए, चौपाल के लिए बैठता है, उनसे पूरा किराया लिया जाता है। लेकिन जब एक सरकारी कर्मचारी बैठता है तो उसे आधा किराया में लिया जाता है। पुलिस कर्मचारी का कोई भी व्यक्ति इसमें बस में बैठेगा तो उसे कोई किराया नहीं लिया जाता है। अगर उसका कटिंग होता है ना तो कितना होता है? 140 रुपया महीना होता है। लेकिन आम जनता से 400 रुपए की दिहाड़ी लेने वाला पूरा किराया उसे रामपुर का देना पड़ता है, 400 रुपए की दिहाड़ी लेता है। बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है सर। ओपीएस पे भी बटा हुआ है मामला एकदम। देखिए, जो इन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने कर दिया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जरा ये वहाँ का जरा नोटिफिकेशन तो दिखाएं कि कब से लागू हुआ और कब लागू होगा। इनको जरा नोटिफिकेशन, इस तरह से झूठी घोषणाएं करना इनकी आदत है, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर इम्प्लीमेंट किया है तो किस डेट से किया है और उसका नोटिफिकेशन दिखा दें तो हम मान जाएंगे। चलिए सर। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल जो सरकारी फैसले होते हैं, ये जानते हैं आपकी सरकारें किस तरह से काम करती हैं, और ये मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि हमने लागू किया है। ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास है। लेकिन ये सवाल सही है कि आप एक बात को माने कि ओपीएस के सिवाय और मुद्दे नहीं हैं प्रदेश में। मुद्दे हैं, हर वर्ग के मुद्दे हैं। कारण क्या है? अभी देखिए, मैं गया ना, वो कह रहे हैं 2-3-4%। मैं सहमत हूँ कि ओपीएस एक मुद्दा है, और भी बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये सरकार आती है, देश के प्रधानमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश आते हैं। हमने हिमाचल को एम्स दे दिया, आईआईटी दे दिया, यहाँ पर ट्रेन चला दी, वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ पर दे दी। जब ये चीजें होती हैं तो क्या विपक्ष उनकी तारीफ करता है? देखिए, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस बात को ये गिन रहे हैं 5 सालों में, वो पुरानी योजनाएं हैं सारी।
कांग्रेस टाइम की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सके 5 साल में। जयराम किसी योजना? एम्स हमारे टाइम में हुआ था, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एम्स बीच में नड्डा साहब हेल्थ मिनिस्टर बने, वो बिलासपुर जरूर ले गए, लेकिन एम्स IITs ये सारे जो है कांग्रेस के टाइम में। अरे आप एम्स पे ढोल बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं योजना ही हमारी थी वो। अब ये ऐसा है ना कि ये सब जगह यही बोलते हैं, ये तो वीरभद्र जी ने इनकी सोच थी। सोच ठीक है, अच्छी सोच होना चाहिए, हर पार्टी की अच्छी सोच होना चाहिए, लेकिन उसने किया क्या है, करके क्या दिखाया है, वो भी तो एक अच्छी सोच होनी चाहिए। एक पत्थर, का क्रेडिट किसको जाएगा? एक नाम का पत्थर लगाने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है। आज एम्स जो है सारे देश का, एक हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा तोहफा है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का। आज उत्तर प्रदेश में जिसमें 26 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर भी एक एम्स है। आज हिमाचल प्रदेश की 70 लाख की आबादी है, वहाँ पर भी एक एम्स है। तो ये हिमाचल के लिए गौरव की बात है और इनको उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जहाँ अच्छा काम होता है कांग्रेस पार्टी कोई स्वागत नहीं करती। वो कह रहे हमारे समय के टाइम में हुआ था पास। अब इनका समय कौन सा था हमें तो पता ही लग रहा है, ये इनका समय कब है, अब कब आएगा कब जाएगा इनको कोई पता नहीं है। अभी देखो तो सही, कई जगह पुराने पत्थर लगे हैं, कोई 30-30 साल 20-20 साल से इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। हमारी सरकार ने जहां पत्थर लगाए उसका उद्घाटन भी खुद किया है, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया है, ये काम दिखता है। उसी तरह से IIT का शिलान्यास किया, उन्होंने उद्घाटन किया। उसी तरह से और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, वो शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। ठीक है जी, पत्थर भी लगा रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं, काम तो हो रहा है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से, ये इलेक्ट करके विधानसभा और लोकसभा किस लिए भेजे जाते हैं? किस लिए भेजे जाते हैं? विधानसभा लोकसभा इनको 5-5 साल किस लिए भेजा जाता है? काम करने के लिए भेजा जाता ना, जनता काम करने के लिए भेजते हैं। तो ये क्रेडिट किस चीज का है आप लोगों को? करने के बाद बताएंगे तो हमने किया है। नहीं ये तो सारे राजनेता करते हैं। क्यों बताएंगे जब इसीलिए भेजा हुआ है? काम करने के लिए तो भेजा हुआ है। नहीं करते काम करने करते हैं, हम नहीं बताते। क्या बात कर हम नहीं बताते। आपने देखा होगा दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि अगर मैंने काम किए हैं कुछ तो मुझे वोट देना, अगर नहीं किए तो मत देना वोट। ये झूठी घोषणाएं करके झूठे बात करते हैं। दिखाते हैं ना, हमने बनाए हैं, बनाए तो बताते तो है ना, बताते हैं ना, इसलिए तो क्रेडिट तो नहीं लेते ना। हम तो ये बोलते हैं कि आप भी करो, दूसरी स्टेटों में जा करके ये बोलते हैं भाई आप भी ऐसा ही काम करो जैसा हमारी सरकार दिल्ली में कर रही है, हम हमारे को आने की क्या जरूरत है वहाँ पे। लेकिन ये लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। विधानसभा लोग करने के बाद तो लेते हैं क्रेडिट भाई, राजनीति में देश में ऐसी हुई है। किस लिए भेजते हैं? चुन के किस लिए भेजते हैं विधानसभा? ये जो आप बात कह रहे बताइए, हैं, मैं बड़ा हैरान हूं विधानसभा और लोकसभा में चुन के किस लिए? काम करने के लिए भेजते हैं ना, काम करने के लिए भेजते हैं ना लोकसभा विधानसभा चुन के। हाँ तो फिर क्रेडिट किस चीज का? सर वो सारी पार्टियां लेती हैं नहीं, विस्तार। अब मैं उतना तो काम भी नहीं करते हैं जितना क्रेडिट लेना चाहते हैं। कोई कुछ कहना चाहता, आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ। नाम बताइएगा पहले। सब विषय नहीं की, बताइए देखिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ रूलिंग पार्टी से। आप बोलते हैं, अभी हमारे रूलिंग पार्टी वाले मेंबर बोल रहे थे कि बहुत विकास हुआ। आप एक बहुत बड़े रिपोर्टर है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर नीचे जाइए, विक्टी टनल से दिल्ली तक जाइए और विकास देखिए क्या हो रहा है। बुरे हाल है, 1.5 घंटा लगता है ओनली 3 किलोमीटर जाने के लिए। शाम नहीं, रोड की कंडीशन, रोड की स्थिति की वजह से। और सबसे बड़ा एक जो है नहीं सर, हम हिमाचल के लोग हैं, यहाँ पे हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं। आप एक चीज इनसे पूछिए, जब रूलिंग पार्टी के 10-10 MLAs को आप निकाल रहे हैं, यहाँ के शिमला शहरी विकास मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के मिनिस्टर भारद्वाज जी को भगा दिया यहाँ से, किस वजह से? इसका मतलब काम नहीं हुआ। और हमारे पहाड़ी, मैं एक मिनट, और हमारे पहाड़ी भाषा में बताऊं क्या बोलते हैं सर? किसी को खुदे लाइन लगाना, टिकट काटना नहीं बोलते, खुदे लाइन लगाना। ऐसा दिल्ली में भी बोलते हैं। हाँ जी सर, ग्लोबल टूरिस्ट प्लेस है ये, अगर यहाँ पे सड़कें खराब होती तो अच्छी बात नहीं होगी ना। देखिए, इनको ये भी पता होना चाहिए कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं। जब निर्माण का कार्य शुरू होता है तो उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी सी बाधा आती है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि जो शिमला की चारों तरफ जो सड़कें जो है ना चौड़ी हो गई, पहले हर जगह ट्रैफिक जाम होता था, अब सड़कें खुली हैं और स्मार्ट सिटी के तहत इतनी योजनाएं हमारी चल रही हैं। आज उनका भी थोड़ा सा ये वर्णन कर देते तो अच्छा था। लेकिन जो बरसात के बाद सड़कें टूटती हैं और उसको दोबारा से उसको रिपेयर किया जाता है और इनको जल्दी ही अच्छी। अब वो भारद्वाज जी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें पठानिया जी भी ऐड कर देता हूँ। ये चल क्या रहा है या ये स्ट्रैटेजी है, मान लें? देखिए, ऐसा होता है कि
किसको कहाँ से खड़ा करना है ये पार्टी नेतृत्व तय करती है। ये न हम करते हैं न जनता करती है। ये पार्टी नेतृत्व को लगता है कि जहाँ से जो व्यक्ति उपयुक्त है जीत सकता है तो वहाँ से उसको खड़ा किया जाता है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और ये निर्णय अंतिम होता है और उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। चलिए मैं आऊंगा एक बार, एक और प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से कौन बोलना चाह रहा था? नाम बताएं अपना। मेरा नाम पंकज है, मैं क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी नेताजी ने बोला कि सड़कें चौड़ी हो रही है, चौड़ी नहीं हो रही है, तंग हो रही है। इन्होंने स्टील का इतना कंक्रीट लगा दिया है उस पे कि जो पहले की जो जितना रोड था वो सारा और टाइट हो गया है। स्मार्ट सिटी की जगह पे इन्होंने स्टील सिटी बना दिया है शिमला को। ठीक है, बाहर से कौन कौन टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर? कोई आए हुए हैं जो बताना चाहें कुछ? हाँ भाई, इंतजाम कैसे लगे आपको यहाँ पे? ठीक है व्यवस्था? जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पटेल। मैं माननीय बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पे उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एक मुद्दे पे मेरे से 2 मिनट डिस्कस कर लें इसी मंच पे पब्लिकली। आपने फॉर्म घोटाले किए, करोड़ों के फॉर्म बेचते हैं, एक बच्चे को आप भर्ती नहीं देते। यूपी से लेके अब तक आपका कठोर प्रशासन, जहां बुलडोजर प्रशासन हर जगह लेके आ रहे हैं। 23 से ज्यादा प्रश्न पत्र लीक हुए हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में और आप बच्चों का ज्यादा नहीं 1000 करोड़ रुपए ले चुके फॉर्म का और एक भी बच्चे को अभी तक वैकेंसी नहीं मिली है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मामला बन गया सर आपके लिए? देखिए, ये पता नहीं कहाँ के आंकड़े दे रहे हैं और कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते ना, ऐसे सरेआम बोलना तो आसान होता है लेकिन उसको भुगतना मुश्किल होता है। आपने जो ये बात छेड़ी है, आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम उसके ऊपर करेंगे। बुलडोजर अरे सुनिए, ये उधर नहीं है कोई, यहाँ अराजक नहीं होता है, अराजकता है फैला रहे आप चुपचाप सुनिए। जवाब दीजिए, रुक जाइए। आप चुपचाप रहिए, आपका सवाल है, यहाँ अराजक बात नहीं चलती है। जवाब दीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक बुलडोजर की बात है ना, जहाँ गड़बड़ होगी बुलडोजर चलेगा। बीजेपी सरकारें जहाँ गड़बड़ होगी और जो लोग अनऑथराइज काम करेंगे, 2 नंबर का काम करेंगे और इस तरह के झूठे प्रचार करेंगे, बुलडोजर चलेगा और उनको शरण लेना मुश्किल होगा। मैं आपको बताता हूँ। दत्त साहब, मुझे एक बात बताएं। एक बड़ा मुद्दा रहता है, बीजेपी कहती है कांग्रेस जो है वो डिवाइड है, वो चेहरे नहीं है, उस तरह का कैंपेन नहीं है जिस तरह का बीजेपी करती है। और हर मंच से बात कही जाती है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है वो उतना मजबूत नहीं रहा है। और हमने देखा जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए, पार्टी घटते घटते 2 राज्यों में रह गई। ये स्थिति क्यों बनी? मैं एक बात बड़ी साफ कर दूं, ये प्रचार काफी समय से हो रहा है। जो आज के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, इनके बराबर के 10 लीडर है कांग्रेस पार्टी के पास। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, ये कैसे मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री तो धूमल साहब को बनना था। इनके बराबर के 10 लोग कम से कम कांग्रेस पार्टी के पास इनके बराबर के नेता हैं। और मैंने आपसे जिक्र किया, बहुत नेता है हमारे पास, हर जिला में नेता है जो काबिलियत। मैं जब पूछता हूँ वो कहते हैं मेरी बात सुनिए ना, वो कहते हैं हम तो जयराम जी के नाम पर लड़ रहे हैं। आपके यहाँ पता नहीं लगता ना किसका नंबर आएगा? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हाथ वो जनता के साथ होगा और कांग्रेस पार्टी का नेता जो है चीफ मिनिस्टर होगा। जयराम जी का जो इम्तिहान था बाई इलेक्शन में वो 0 रहा है। 0 वाले के ऊपर दाव लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। लोगों का मन बना हुआ है। क्या ये क्लियर होना चाहिए? चेहरा होना चाहिए भाई, कांग्रेस की तरफ से कौन, ये क्लियर होना चाहिए या नहीं? मेरे को कोई बता दे बस। किसी कोई राय है इसमें? नहीं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। देखिए, अभी आपके पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस के हुए थे, तो भी इलेक्शन के हुए, अच्छा हुआ। कोई अनोखी तो लगी किसी ऊपर, ये ठीक कर रहे हैं। बाद में ये डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एमएलए आएंगे, विधायक आएंगे, विधायकों को डिसाइड करना चाहिए। पहले क्यों कर लें? तब तो पहले वाले फिर इज्म शुरू हो जाता है कि अपर का चीफ मिनिस्टर बन रहा है या लोअर का चीफ मिनिस्टर बन रहा है। अच्छा, अपर लोअर की राजनीति है बहुत। अपर लोअर की राजनीति करते हैं ना, लेकिन एक ही, अगर ये चीफ मिनिस्टर को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो अपर और लोअर की राजनीति नहीं चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है। तब नहीं होगी ना, अदरवाइज हो जाएगी। जी हाँ, बताएं सर, आप नाम बताएं पहले। सोहन सिंह राठौर, एडवोकेट हूँ। जी बताएं। अपर लोअर की राजनीति सबसे पहले बीजेपी के शांता कुमार जी ने चलाई थी, जिन्होंने कहा कि अपर में चांदी के छत है। और वही शांता कुमार जी थे जिन्होंने गोली कांड करवाया था सेब के रेट के लिए कोटगढ़ में। ये जो हिमाचल की बुनियाद है, ये नेहरू खानदान ने, इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने
किया, नहीं तो पंजाब में मिलाने के लिए बीजेपी के जो ये संघ था उनकी पूरी कोशिश रही। बीजेपी कितनी दशा कहाँ थी सर? पूरी बीजेपी की नहीं, संघ तो था, जनसंघ भी था, संघ था, उनकी ये थी कि इसको पंजाब में महाराष्ट्र पंजाब बनाओ। वो हिमाचल चाहते ही नहीं थे, वो पहाड़ियों को तो नजदीक नहीं मानते थे। फाइलें लेके जब हमारे लोग जाते थे ना इनके ऑफिसर्स के पास तो उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। और ये जो चौपाल वगैरह है ना, 4 दिन में उठा करके कुर्सी पे लाते थे लोगों को। और वो कांग्रेस है डॉक्टर परमार और राजा वीरभद्र सिंह, जिन्होंने घर घर सड़कें दी है, टूरिज्म को बढ़ाया, एजुकेशन को बढ़ाया। नहीं, सरकार तो फिर भी बदलती रही ना हर बार। सुनो, नहीं, थोड़े समय के लिए बदली, सबसे ज्यादा यहाँ कांग्रेस की नहीं, डेवलपमेंट ही कांग्रेस में। पिछले 25 साल की बात कर रहा हूँ, 25 साल में डेवलपमेंट जब कांग्रेस आई है तभी उन्होंने तो ये हिंदू मुस्लिम ही बनाया। नहीं, हिमाचल में कहा हिंदू मुस्लिम, हमें तो नहीं दिखता यहाँ। खैर देखिए, राठौर जी बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और इन्होंने कहा कि चांदी की छत, हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी भाइयों की सोने की छत लगे। हमने कभी चांदी और सोने की बात नहीं कही है। जहाँ तक विकास की बात है, आज हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री बोला जाता है, घर घर नलके लगाए। उसके बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सड़कों वाला मुख्यमंत्री बोलते हैं, जिन्होंने हर गांव से सड़क को जोड़ा है। और ये कह रहे थे क्षेत्रवाद की सबसे पहले बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बड़े नेता थे। लेकिन जैसे ही कोई हरी टोपी पहन के जाता था और उनके चरणों में डालता था तो उसका काम हो जाता था। और हमारी ये लाल टोपी जा करके थे तो इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, ऐसा बोलते थे। अभी तो ये कहा गया था नहीं, टोपी वाली राजनीति खत्म करनी है। तो लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये टोपी वाली राजनीति भी खत्म की और क्षेत्रवाद की राजनीति भी खत्म की है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर कोई राजनीति है तो विकास की राजनीति है, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव की राजनीति रही तो ये कांग्रेस के टाइम में रही है। मैं इसका सरेआम आरोप लगाना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, और ये अपर लोअर की राजनीति या फिर टोपी वाली राजनीति खत्म हुई। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कोच है। जी राजेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 वर्ष में क्या कुछ बदला है, कुछ बदलाव आपको दिखता है? किस नजरिए से? विकास के नजरिए से या जो आम जनजीवन है उस नजरिए से? ठीक है, देखिए इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की जनमानस के अंदर जो दिख रहा है हमें, वो सबसे बड़ा जो रोष है जनता का, सबसे बड़ा महंगाई के प्रति। आप अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, यदि आप अभी आज एक पॉलिश की डब्बी खरीदने बाजार जाते हो, जब अगली बार जाएंगे तो उसका रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसे हर आइटम का महीने में ही रेट बढ़ रहा है। तो आम जनता सबसे ज्यादा दुखी जो है महंगाई से। चलो बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, लेकिन महंगाई इस वक्त जो आम जीवन लोगों का है वो दूभर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, इसमें नाकामयाब रही है। अभी आप तेल के दाम देखिए, पेट्रोल के देखिए, डीजल के देखिए, अभी 6 महीने से उसमें 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा यही नीचे ऊपर चला हुआ है। तो लोगों को राहत ये सरकार देने में मुझे लगता है नाकाम भी हुई है। ठीक है सर, महंगाई बहुत बड़ा विषय है। लोग, महिलाएं कहती हैं जी सिलेंडर, आप कहते हैं कि हमने योजनाओं के, उज्ज्वला योजना के तहत दे दिया, लेकिन महंगाई एक ऐसा विषय है जिसपे आपको लग रहा है दिक्कत होगी पार्टी को चुनाव में? देखिए, महंगाई हो ये कोई भी नहीं चाहता है। हम लोग भी तो नागरिक हैं ना। हम भी जिस दुकान से राशन लेते हैं, जिस दुकान से सब्जी लेते हैं, उसी दुकान से हमारे भाई भी लेते हैं। तो जितना पैसा इनकी जेब से जाता है हमारी जेब से भी जाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि महंगाई हो। ये ग्लोबल एक महंगाई सारे विश्व में आज है, उसका असर निश्चित तौर पर सभी जगह देखने को मिलता है। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की बात कही इन्होंने, वो इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करता है और डेली उसके रेट अप एंड डाउन होते हैं। ये इनको भी पता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी 88 रुपये लीटर पेट्रोल हमने खरीदा है और हमने सभी लोगों ने खरीदा है। लेकिन आज लगभग कितने साल हो गए उस बात को, आज वहीं पर आया है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि एक महंगाई से कोई व्यक्ति खुश नहीं होता है। हम चाहते हैं महंगाई समाप्त हो। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमारी सरकार ने सभी राशन के डिपों पर सस्ता राशन, सस्ता तेल और चीनी, नमक की थैली सभी को सस्ते रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर मिलता है। ये सभी लोगों को पता है।
सर मुझे ये बताएं, क्योंकि अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है आपको लग रहा है कि कांग्रेस रिपीट करेगी? क्योंकि वो कहते हैं ये ऐसा रिवाज उत्तराखंड में भी था, उत्तर प्रदेश में भी हर 5 साल में सरकार बदलती थी, महंगाई 8-10 महीने पहले चुनाव हुए, महंगाई तब भी बहुत बड़ा विषय था, लेकिन बीजेपी का मैनेजमेंट चुनाव लड़ने का ऐसा है कि वो 4 राज्यों में सरकार बना गई। तो ऐसे में वो कितना बड़ा आपके सामने चैलेंज है? देखिए, सबसे बड़ा बात जो है जनता का साथ, जनता का साथ ही सरकार बना सकता है, वो हमें हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। ये ठीक है कि अब लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी का एक मॉडल आया है नया, कि आप जनता किसी को भी चुन ले, लेकिन आप धन बल के बल पे सरकार गिरा सकते हैं और मोदी जी की इच्छा वाली सरकार बन सकती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव भी तो हुए 5 राज्यों में, मैं तो उनका जिक्र हम आपको लिख के देते हैं, आप यहाँ आइए, जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे ये आंकड़ा 50 से ऊपर जाएगा। आप देखें, कहीं आप पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमने वाले हैं, आप जाइए, आप अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रदेश की जनता किस दिशा में जा रही है। इसके कारण है, केवल ये नहीं कि रिवाज और सरकार की बात है। पिछली बार आपको लगभग 41% वोट मिला था, परसेंटेज ठीक था वो। आप ये सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, आप जो सोच रहे हैं उससे वो आंकड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है, ये समझ चुके हैं। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 दिन तक शिमला में बैठे हैं और अपने बागियों को ना बैठा सके। भाई वो हिमाचल के इसलिए बैठे, हमें क्या इसमें दिक्कत है? मैं तो बात कर रहा हूँ कि लोगों अपने बागियों को ना बैठा सके, तो आप समझिए कि सेमीफाइनल तो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। ये प्रदेश की जनता का जो रोष है, हर वर्ग, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है सर? अपने किसानों, बागवानों को, छोटे व्यापारियों को, बेरोजगारों को और महंगाई की मार झेल रही जो जनता है, वो प्रदेश की सरकार को बदलने वाली है। जी, आपके पास क्या सर चुनाव में, क्योंकि नेता नहीं आ रहे ना आपके बड़े यहाँ पे? पास सबसे बड़ी चीज है, कांग्रेस को वोट क्यों दे? 2 राज्यों में आपकी सरकार है। सुनिए, एक बताइए, कांग्रेस को वोट क्यों दे? उत्तराखंड में टूट करके बीजेपी की सरकार बना दी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बना दी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दी तोड़ के, गोवा में कितने 5-7 राज्यों में कांग्रेस की टूट करके एमएलए तो वहां चले जाते हैं, बीजेपी में चला जाते हैं। इसलिए कांग्रेस को वोट क्यों दे लोग? हम ये जानना चाहते हैं। और बीजेपी वाले तो वो क्या नाम, खरीद फरोख्त करते हैं, तो यार ईडी और सीबीआई लगाते हैं इनके पीछे। आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल, यस, ये बी टीम नहीं, एक ही टीम है। 5-5 साल का खेल तभी खेलते हैं, ये एक ही टीम है। इसलिए लोग हमारे साथ हैं इस बार, इनकी गेम दोनों की खराब होने वाली है, ये हमने आज इनको बता दिया। आप गेम खराब करने आए? यस, हम इनको सत्ता में नहीं बैठने देंगे, हम सत्ता में बैठने की कोशिश करेंगे। आप खेल खराब करने आए ना? खेल खराब नहीं करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम आएंगे सत्ता में, सरकार बनाएंगे, ये वादा है आपसे। ठीक है भाई, हर जगह आपके विधायक टूटते हैं, वो कह रहे हैं आप मिले हुए हैं, बी टीम तो नहीं कह रहे, दोनों एक ही हैं। देखिए, केजरीवाल साहब की जो राजनीति है, अभी उसके बारे में चर्चा करने का टाइम है, बहुत इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, पर अब मुकाबला भी नहीं रहा। अगर सच्चाई से वोट खराब करेंगे? नहीं, बहुत शुरुआती दौर पे हैं, सारे नेता भाग गए, कैंडिडेट्स नहीं हैं। मैं इनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि चले रहे, अभी लंबा है सफर, बहुत लंबा। वो आपके बहुत सारे नेता कह रहे छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में चले गए। वो भ्रष्ट लोग गए बीजेपी में। हमारे यहाँ शिमला से एक नेता चला गया, टिकट नहीं दिया, भ्रष्ट था आदमी, हमने टिकट नहीं दिया, बीजेपी में चला गया। ऐसे लोग जा रहे हैं जो हमने भ्रष्टाचार के माध्यम से बाहर निकालने शुरू किए, हमने नहीं एक्सेप्ट नहीं किए, जो आए हमने उनको निकालने की कोशिश की, अभी टिकट नहीं दिया और चले गए, और बीजेपी में ज्वाइन कर दिया उन्होंने। लोगों ने वो कह रहे हैं ये बी टीम है, ये कह रहे हैं वो बी टीम है। सर आपकी बी टीम कौन है बताइए, पहले आज बता दीजिए आपकी बी टीम कौन है? बी टीम इन दोनों को तय करना है। हम ए टीम है, इसलिए ए टीम खेलेगी, जीतेगी और हिमाचल में रिवाज बदलेगी, सरकार बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। कितनी सीटें ला रहे हैं? पिछली बारी से और अधिक लाएंगे, ये मैं आपको अभी इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। लगभग 49% वोट मिले थे आपको, बहुत बड़ा नंबर था। पिछली बारी जितनी सीट आई थी उससे भी और अधिक सीटें आएंगी, और आप 8 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे और आप भी गवाह होंगे। चलिए जी, मैं माफी चाहता हूँ सर, चलिए एक सवाल ले लूँ, समय खत्म हो रहा है। हाँ जी बोलिए सर। अब जाते जाते मैं आपको एक बात कहता हूँ कि भाजपा के प्रदेश ये प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि ये रिपीट होगी, रिवाज बदलेंगे, मैं कहता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने इतने साल यहाँ पर काम किया, 6 बार मुख्यमंत्री रहे। लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, हिमाचल की जनता, जब थोड़ी कमी रहती थी वो उनको भी पलट देते थे। और 5 साल में अगर जयराम जी ने काम किया, मैं कहता हूँ कि आज उनको चेहरा बना के आप इलेक्शन लड़ लो। चलिए ठीक है, एक सवाल जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए।
मैं पहले ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा पूछने का टाइम नहीं है, बात रखिए बात। कि ये किस बात को लेकर के चले हो कि हम रिवाज बदलेंगे? हाँ। क्या काम किया इन्होंने? 5 काम गिनवाए पहले, कि 5 काम अगर किए तो मैनिफेस्टो जारी होने से पहले श्वेत पत्र जारी करें। और सड़कें देखो आप, और चाहे वो महंगाई देखो, चाहे वो ओपीएस देखो। अब OPS बढ़िया बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो सर। एक मिनट में बता दीजिए 5 काम, फटाफट कार्यक्रम खत्म करना है। देखिए, ऐसा है कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, सबकी बात का स्वागत है, लेकिन हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। जनता के मुद्दों को लेकर के हमारे कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनेगी और रिवाज बदलेंगे। चलिए, आज ऐतिहासिक रिज मैदान से इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जनता टीवी का हिमाचल का दंगल खास पेशकश आप देख रहे थे। फिर मिलेंगे आपको किसी और शहर में, तब तक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।